गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शरणागत स्टोरी पढ़ेंगे जिसके लेखक है वृंदावन लाल शर्मा जी। इस कहानी में हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कहानीकार ने यह बताने की कोशिश किया है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे शरण में आता है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे शरण तो देनी चाहिए, साथ में यदि वो कोई मुसीबत में हो तो उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है रज्जब, जो कि पेशे से एक कसाई है। उसकी पत्नी है और एक ठाकुर है जो कि गांव में रहता है। गांव में उस ठाकुर का काफ़ी मान सम्मान है, लेकिन रात के अंधेरे में वो लूटपाट भी करता है। और एक पात्र है गाड़ीवान। ठीक है, तो देख लेते स्टोरी क्या है। ये जो ये मुख्य पात्र है, तीन चार मुख्य पात्र इस कहानी में है। रज्जब, रज्जब की पत्नी, ठाकुर साहब, उसके कुछ चेले लोग हैं और एक गाड़ीवान है। ठीक है, देख लेते स्टोरी क्या है। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। ललितपुर नाम का एक गांव है। ठीक है, ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम थी। तो रज्जब जो है अपना व्यापार करके रोजगार करने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता था दूसरे गांव में। वहां से वो लौट रहा था, ललितपुर लौट रहा था। ठीक है, और साथ में जो उसके पास में उसके साथ पत्नी थी और उसके पास में 200-400 रुपए भी थे। मार्ग बीहड़ था, मैंने सुनसान और बीहड़ था। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था, इसलिए उसने मंडपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। तो अपने गांव ललितपुर लौट रहा था, तो लेकिन काफ़ी बड़ा था रास्ता। ठीक है, और काफ़ी सुनसान भी था। तो और शाम भी हो रही थी, तब उसने सोचा कि आज मैं यहीं आसपास के किसी गांव में मैं बसेरा कर लेता हूँ, फिर सवेरे अपने गांव के लिए निकलूंगा। तो उसने क्या किया, मंडपुर नामक गांव में आश्रय लेने का निश्चय किया। ठीक है, उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेने ही ठीक समझा। तो फिर देखता है कि रज्जब बोले कि पत्नी की तबीयत भी ख़राब हो गई और शाम भी हो गया, रात भी हो रही है, और मंडपुर और ललितपुर जाने के लिए एक बड़ा सा जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार कर पाना थोड़ा खतरनाक होता था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा पैसे मेरे पास है, तो और वो किराया भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने पैसों को किरायों में, गाड़ी के किरायों में खर्च नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि मैं आसपास के गांव में ही आराम कर लेता हूँ, फिर कल जो सवेरे जो है मैं अपने गांव के लिए निकलूंगा। ठीक है, परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थे और पैजामा पहने थी। उसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव में बहुत से अकर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। तो अब जो मंडोपुर था उसका जाना पूछा नहीं गांव था, लेकिन अब अपना अगर कोई भी इसको शरण नहीं ठहरेगा कहाँ, क्योंकि कोई तो उसे शरण नहीं देगा, क्योंकि वो कसाई है। कसाई लोग को तो कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा, और साथ ही लोग उसको पहचानते भी थे, उस गांव के लोग। ठीक है, तो बोले और क्या बताया गया, क्योंकि उसने जो है इस गांव से बहुत सारे जो जानवर है यहाँ से उन्होंने जानवर को उठाया था। बहुत सारे लोग ने अपने जानवरों को इसके हाथ में बेचा था। ठीक है, तो कोई भी उसको शरण नहीं देना चाह रहा था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के भरोसे के लायक बसेरे के लायक स्थान की याचना की। मैंने व्यवहारियों मैंने जिसके साथ वो पेशा करता था, जिससे वो खरीदता था जानवरों को, उनके पास वो गया रज्जब, और प्रार्थना करने लगा कि उनको एक रात गुजारने का यहाँ अपने आसपास के घर में मुझे शरण दे दे। ठीक है, किंतु किसी ने भी मंजूर ना किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छुपके बेचे थे। तो ये जो लोग थे बहुत ही शरीफ बनने का जो दिखावा कर रहे थे, ये भी अपने बहुत सारे जानवरों को जो है रज्जब के हाथ में बेचे थे, क्योंकि कसाई था। ठीक है, ठहरने से तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार दिया। सबको डर था कि कहीं पोल ना खुल जाए कि हमारा संबंध जो इस रज्जब से है, इस कसाई से है, फिर गांव वाले कहीं हम पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए सब लोग ने उसको अपने यहाँ पर ठहरने से मना कर दिया। ठीक है, गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी उसकी, किसान जोते थे। नीच का हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले दाढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। तो बताया गया उसी मंडपुर गांव में एक ठाकुर रहता था। ठीक है, थोड़ी जमीन थी और उसी जमीन पर किसान लोग काम करते थे, और नीच का और साथ ही अपना ही हल और बैल था, तो बैल भी चलाते थे खेती में। और अनेक किसानों को 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में, और भी वो गांव में जो है
उसका काफ़ी दबदबा था और गांव के लोग उससे डरते भी थे, डर के उसे राजा भी कहते थे। और फिर वो गांव के किसानों से लगान भी वसूल करता था, ठीक है। जो उसका मकान तो छोटा सा था, और कि गांव के ढाड़ी के आदर, लेकिन सब लोग गांव के लोग जो है डरते तो थे, लेकिन उसका आदर भी करते थे, ठीक है। तो शामत का मारा रज्जब उसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी जबरदस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा, पौर माने दरवाजा के पास में सामने वाला जो होता है स्थान, ठीक है। बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। तो क्या करे, अब ढूंढ रहा है, कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, ऊपर से पत्नी की तबीयत भी खराब है। तब क्या हुआ, देख देख सामने में उसे ठाकुर साहब का घर दिखाई देता है। तो वो ठाकुर साहब के पास जाता है और बोलता है कि ताऊ जी एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? तो ठाकुर ने बोले क्या विनती है, बोले क्या चाहते हो, बोले तुम मुझसे। तो रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरी औरत को और जोर से बुखार आ गया है, जाड़े में बाहर लाने से ना जाने उसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ गज दे दी जाए। तो फिर रज्जब जो उसको रिक्वेस्ट करता है ठाकुर साहब को कि बोले मैं बहुत थका हुआ हूँ, दूर से आ रहा हूँ, मेरी पत्नी बीमार भी है, यदि रात गुजारने के लिए कहीं आपके घर में ही कोई जगह मिल जाए तो काफ़ी एहसानमंद हूँगा मैं आपका। तो कौन लोग हो, ठाकुर ने प्रश्न किया। बोले तुम कौन हो, बोले तो हूँ तो कसाई। तो रज्जब ने कुछ भी नहीं छुपाया और बोल दिया कि मैं कसाई हूँ, ठीक है। रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसकी बहुत गिड़गिड़ाहट थी और वो गिड़गिड़ा भी था, क्योंकि उसे ठहरने के लिए जगह चाहिए था। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता आ गई। बोला, जानता है यह किसका घर है, यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई? तो जैसे ही ठाकुर साहब ने सुना कि वो एक कसाई है, तो उसके आंखों में गुस्सा आ गया। बोले कसाई की हिम्मत कैसा हो गया, बोले मेरे घर में शरण मांगने की, ठीक है। रज्जब ने आशा भरे स्वर से कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तो रज्जब बोलता है कि मैंने सुना है आप राजा हो, आप सबकी सहायता करते हो, इसलिए मैं भी जो है आपसे शरण मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये जैसा ही बात ये सुना, तो उसके आंखों में, ठाकुर की आंखों में जो कठोरता थी वो गायब हो गई, ठीक है। तो ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया कि बहुत बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। तो फिर ठाकुर साहब बोला कि इस गांव में तुमको किसी ने भी तुमको रहने के लिए स्थान नहीं दिया? तो रज्जब बोलता नहीं, बोले सब मेरे पेशे के कारण मैं कसाई हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझे अपने घर में शरण नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने में चिपट कर बैठ गया। तो दरवाजा जो सब बाहर, जो दरवाजा था घर का, उसके बाहर की तरफ एक कोने में बैठ गया। और पीछे उसकी पत्नी कहारती कांपती हुई कटरी सी बनकर सिमट गई, और उसकी पत्नी भी उसके बगल में आकर बैठ गई, ठीक है। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तंबाकू अपनी चिलम में पी लो। चिलम मने जो हुक्का फीकते ना, गुड़ 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 करके आवाज आता है, उसको बोला गया है। और अपनी औरत को भी भीतर ले लो, हमारी पोर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब और यहाँ से उठकर जाओगे? रज्जब बोला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे बांधे हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। तो ठाकुर साहब ने फिर क्या किया, उसको अपने, मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास क्या तुमने तो बोले तुम्हारे पास चिलम है? बोले हाँ। बोले तो लोग बोले उस चिलम में थोड़ा से तंबाकू ले, कि ठंडी का मौसम भी था, ठंडी भी थी, तो बोले तुमको थोड़ा गर्मी मिल जाएगा। फिर वो उसकी पत्नी और उसको जो है अपने घर के एक कोने में स्थान दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम कब यहाँ से जाओगे, तुम सवेरे होने से पहले ही यहाँ से तुम निकल जाना। ठाकुर साहब जो है रज्जब को बोलते हैं। फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या? फिर ठाकुर जब रज्जब जो बताता है कि मेरा नाम रज्जब है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूँ, पेट के लिए करना पड़ता है। तो फिर ठाकुर साहब बहुत कुछ उससे पूछे कि तुम्हारा नाम है, कहा क्या है, तुम ललितपुर से बाहर क्यों गए थे, और तुम क्या रोजगार, तो बोले रोजगार के लिए गया था, बोले। तो फिर ठाकुर साहब बोले, तुम्हारा काम तो बहुत बुरा है, बोले। तो फिर रज्जब बोलता है, बोले हाँ, बोले पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, बोले। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है, बोले। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ, और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। क्या नफा हुआ? तो मैंने बोले इससे फायदा क्या हुआ, बोले दूसरों को मार कर अपना जीवन। तो ऐसा प्रश्न जो है ठाकुर साहब उससे कर तो लिए, लेकिन उनको संकोच भी हुआ था, और रज्जब भी जो है इसका उत्तर देने में संकोच कर रहा था। रज्जब ने जवाब दिया,
महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है यो ही। तो बोले क्या ना, तो उसको पूछे बोले तुम वहाँ पर गए तो तुमको क्या नफ़ा हुआ, बोले क्या रोजगार करने गए तो उसमें तुमको क्या लाभ हुआ। तो फिर रज्जब बोलता है कि क्या थोड़ा बहुत मैंने कमा, पेट भरने के लायक मैंने उतना कमा लिया है। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण भर बाद बोला, बड़े भोर उठ कर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। फिर रज्जब बोलता है कि ठाकुर साहब मैं सवेरे भोर होते ही उठ जाऊंगा, तब तक मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से रज्जब जो है उसने वहीं पर रात काटी। उसके बाद दिन भर के थके पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था। तो फिर इतने में रज्जब और उसकी पत्नी दिन भर थके थे तो सो गए। तभी क्या हुआ, आधी रात में जो ठाकुर के घर में कोई आता है, खटखट करता है और ठाकुर साहब को बुलाते हैं। तो ठाकुर साहब जो है कंबल ओढ़ कर बाहर आते हैं। उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि आज हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी खाली हाथ है, आज हमारा कुछ भी शगुन है। मतलब ये ठाकुर और उसके कुछ चेले थे जो रात के अंधेरे में दूसरों को लूटते थे। ठीक है, तो वही चेले जो है वही उसके साथी लोग उसके पास आए और बोलने लगे कि आज हमें कोई भी शिकार नहीं मिला है। आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा। तो बोले ठाकुर बोले आज तो कुछ ज़रूरत थी बोले पैसों की। ठीक है, बोले नहीं मिला तो क्या कर सकते, बोले कल देखेंगे। बोले क्या कोई उपाय किया है। तो बोले और कुछ उपाय। तो ठाकुर बोलते कुछ उपाय है तुम लोग का। हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधी इसी और आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुँचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे जरा जल्दी। तो बोले हाँ, बोले एक कसाई को हमने देखा है बोले इस और आते हुए, शायद दोस्त के पास में काफ़ी मोटी रकम है बोले, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच पाते उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गया। कल तो वो तो जाएगा तो इसी मार्ग से ना, तो कल देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से उसके चेले लोग जो थे ठाकुर के वो बोलने लगे। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे। क्यों, बुरी कमाई है, उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है। तो ठाकुर साहब बोलते हैं कि नहीं हम कसाई का पैसा नहीं लेंगे, बोले वो कसाई है उसका पैसा हम नहीं छुएंगे। तो उसमें से एक साथी बोलता है क्या कसाई उसके रुपए में थोड़ी ना बोले कसाई लिखा हुआ, बोले हम उसको लूट सकते हैं। बोले लेकिन ठाकुर साहब ने उस बात को नहीं मानी। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि स्टोरी ने क्या मोड़ लिया है। आप भी पढ़िए ध्यान से, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।